दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SD टेल्स पर। बहुत समय पहले की बात है। किसी प्राचीन राज्य में राजा तेज सिंह नाम का एक न्यायप्रिय और वीर राजा राज करता था। उसके राज्य में सुख शांति थी, जनता खुशहाल थी। परंतु कहते हैं भाग्य के खेल बड़े निराले होते हैं। राजा का एकमात्र पुत्र था राजकुमार आर्यन। वह बुद्धिमान, दयालु और साहसी था, लेकिन कभी कभी क्रोध में जल्द निर्णय ले लेता था। एक दिन दरबार में किसी छोटे से मामले में उसने अपने पिता से असहमति जताई। बात इतनी बढ़ी कि राजा ने गुस्से में आकर कहा, आर्यन, जब तक तेरा अहंकार नहीं टूटता तो मेरे राज्य की सीमा में नहीं रहेगा। जा, तुझे देश निकाला दिया जाता है। राजकुमार आर्यन स्तब्ध रह गया। पिता के क्रोध के आगे कुछ न कह सका। उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया और भारी मन से महल छोड़ दिया। जाने से पहले उसने कुछ सोने के सिक्के और 4 लाल कीमती रत्न अपनी थैली में रख लिए ताकि परदेश में किसी दिन काम आए। राज्य से कुछ दूर चलने पर उसे एक महात्मा शांति मुनि का आश्रम दिखाई दिया। आर्यन ने महात्मा को झुककर प्रणाम किया और एक कोने में बैठ गया। शांति मुनि ने आर्यन के महंगे कपड़े और उसके चेहरे की उदासी देखकर पूछा, वत्स, तुम कौन हो? इतने दुखी क्यों हो? आर्यन ने आदर से उत्तर दिया, मैं महाराज तेज सिंह का पुत्र आर्यन हूं। मेरे पिता ने मुझे देश से निकाल दिया है, इसलिए मैं अनजान प्रदेश जा रहा हूं। रास्ते में आपके दर्शन करने का मन हुआ। शांति मुनि ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले, पुत्र, तुम भले इंसान लगते हो। क्योंकि तुम परदेश जा रहे हो, मैं तुम्हें 4 अनमोल बातें बताता हूं। इन पर हमेशा अमल करना, यह तुम्हारे बहुत काम आएंगी। शांति मुनि की 4 सीख। पहली बात, परदेश में एक से भले 2 होते हैं। दूसरी बात, किसी दूसरे के हाथ का बना खाना मत खाना। तीसरी बात, अगर खाना ही पड़े तो पहले किसी जानवर को खिलाकर उसकी जांच कर लेना। चौथी और आखिरी बात, किसी दूसरे की बिछाई हुई चारपाई पर मत सोना। अगर सोना भी पड़े तो बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना। यदि कभी शत्रुओं के जाल में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर अपना काम निकलवाना। आर्यन ने महात्मा की बातों को ध्यान से सुना, उन्हें प्रणाम किया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। कई दिन चलते चलते आर्यन एक घने जंगल में पहुंचा। उसने देखा कि एक चील एक कछुए के छोटे बच्चे को पंजों में दबाकर ले जा रही है। अचानक वह बच्चा चील के पंजे से फिसलकर नीचे गिर गया। आर्यन ने उस तड़पते हुए कछुए के बच्चे को देखा तो उसे बहुत दया आई। उसने सोचा, इसे बचाना चाहिए। ऐसा करने से इस बेचारे के प्राण बच जाएंगे। और हाँ, महात्मा जी की पहली बात भी पूरी हो जाएगी कि एक से भले 2 होते हैं। इस छोटे साथी से बात करते हुए सफर भी आसानी से कट जाएगा। आर्यन ने बच्चे को अपने साथ ले लिया और उसका नाम साहस रखा। अब सफर में आर्यन अकेला नहीं था। कुछ और दिन चलने के बाद एक जगह आर्यन को आराम करने का मन हुआ। उसने कछुए से कहा, साहस, तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ी देर सो लेता हूं। यह कहकर वह एक पेड़ के नीचे लेटकर सो गया। उस पेड़ पर एक सांप और एक कौवा रहते थे। उनका नियम था कि जब भी कोई मुसाफिर उस पेड़ के नीचे सोता, सांप उसे डस लेता और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता। सांप नीचे उतरा और सोते हुए आर्यन को डस लिया। विष के असर से आर्यन तुरंत मर गया। थोड़ी देर बाद कछुए साहस की नजर आर्यन पर पड़ी। वह उसे मरा देखकर घबराया और आर्यन के ऊपर बैठकर रोने लगा। तभी कौवा भी नीचे आया और जैसे ही उसने आर्यन की आंखें निकालने की कोशिश की, साहस ने झपटकर कौवे की गर्दन अपने मुंह में पकड़ ली।
कौवे ने बहुत जोर लगाया पर साहस ने उसे नहीं छोड़ा। कौवे ने चिल्लाकर सांप को मदद के लिए पुकारा। सांप आया और गुस्से में साहस की पीठ पर डंक मारा, पर साहस ने अपना मुंह कवच के भीतर कर लिया। सांप ने कई बार वार किया, पर कछुए का मजबूत कवच उसे बचा लेता रहा। जब सांप का वश नहीं चला तो उसने साहस से विनती की कि वह उसके मित्र को छोड़ दे। साहस ने कहा, नहीं, तुमने मेरे मित्र को डसा है, मैं भी तुम्हारे मित्र की जान लूंगा। तुम मेरे मित्र को जिंदा कर दो तो मैं तुम्हारे मित्र को छोड़ दूंगा। सांप मान गया। उसने तुरंत डसी हुई जगह पर मुंह रखा और आर्यन के शरीर से सारा विष खींच लिया। आर्यन को धीरे धीरे होश आने लगा। आर्यन को होश में आता देख साहस ने कौवे को छोड़ दिया। आर्यन को जब पूरी बात पता चली तो वह तुरंत समझ गया कि महात्मा शांति मुनि की पहली सीख काम आ गई है। एक से भले दो होते हैं। उसने मन ही मन महात्मा का धन्यवाद किया और आगे बढ़ चला। कई दिनों के सफर के बाद आर्यन और साहस एक समुद्र किनारे पहुंचे। साहस ने कहा, मित्र, मेरा देश आ गया है। मेरे माता पिता बहुत दुखी होंगे, अब मुझे आज्ञा दो। आर्यन ने उसे खुशी खुशी जाने दिया और स्वयं रात बिताने के लिए उसी जंगल में रुक गया। यह जंगल ठगों के एक परिवार का ठिकाना था। इस परिवार में ठग, उसकी 2 बेटियां और 4 बेटे थे। ठग की बड़ी बेटी रचना ज्योतिष विद्या जानती थी। जब भी कोई यात्री जंगल से गुजरता रचना अपनी विद्या से जान लेती थी कि उसके पास कितना कीमती सामान है। आज फिर रचना को अपूर्व खजाने की महक आई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, जंगल में एक पथिक आया है। उसके पास 4 कीमती लाल रत्न हैं। आप लोग उसे यहां ले आइए। उन लालों को निकालना मेरा काम है, पर हां, उसे मारना मत, जीवित ही लाना। ठग और उसके बेटों ने तुरंत आर्यन को खोज निकाला। उन्होंने देखा कि वह एक पेड़ के नीचे सो रहा है। वे उसे पकड़कर ले गए और रचना के हवाले कर दिया। ठग की छोटी बेटी प्रिया ने जब आर्यन को देखा तो पहली ही नजर में उस पर मोहित हो गई। वह दिल ही दिल में उसे बचाने का तरीका सोचने लगी। रचना ने आर्यन के लिए खाना बनाया और उसमें चुपके से जहर मिला दिया। जहर मिला भोजन की थाली आर्यन के सामने रखी गई। आर्यन ने जैसे ही खाने के लिए निवाला तोड़ा, उसे महात्मा की दूसरी सीख याद आ गई। परदेश में दूसरे के हाथ का बना खाना मत खाना, पहले किसी जानवर को खिला देना। आर्यन ने थाली से थोड़ा सा भोजन उठाया और पास बैठे एक कुत्ते को डाल दिया। भोजन खाते ही कुत्ता तड़प कर मर गया। आर्यन ने तुरंत भोजन करने से इनकार कर दिया। उसने मन ही मन सोचा, महात्मा जी की दूसरी बात भी सच निकली। आज मेरे प्राण बच गए। रचना अपनी चाल बेकार होती देख बहुत क्रोधित हुई, पर उसने अपना गुस्सा छिपा लिया। रचना ने आर्यन के लिए सोने का इंतजाम किया और कहा, पथिक, ऊपर के कमरे में तुम्हारे लिए पलंग तैयार है, जाकर आराम करो। आर्यन सफर की थकान के कारण ऊपर के कमरे में चला गया। उसने एक शानदार साफ सुथरा पलंग देखा। वह जैसे ही पलंग पर बैठने वाला था, उसे महात्मा की तीसरी सीख याद आई, बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना। आर्यन ने जैसे ही बिस्तर को झाड़ा, उसके होश उड़ गए। वह पलंग कच्चे सूत से बुना गया था और ठीक उसके नीचे आग का एक गहरा कुआं था जिसमें बड़े बड़े अंगारे धधक रहे थे। अगर वह सीधे उस पर बैठता तो पलंग टूट जाता और वह आग के कुएं में गिरकर जल जाता। आर्यन ने एक बार फिर महात्मा का धन्यवाद किया और पलंग के पास पड़ी एक टूटी हुई चारपाई पर लेट गया। अब उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। तभी प्रिया चुपके से उसके पास आई और फुसफुसाकर बोली, प्रिय, मैं तुम पर जान देती हूं।
पर आज रात मेरी बड़ी बहन रचना की बारी है। जैसे भी हो आज रात उससे अपनी जान बचा लो। कल मेरी बारी है और मैं तुम्हारी दासी हूं। मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। इतना कहकर वह चली गई। जब सब खाना खा चुके तो रचना ऊपर वाले कमरे में आई। उसने सोचा था कि अब तक पथिक जलकर राख हो चुका होगा, पर उसने देखा कि आर्यन बिल्कुल सही सलामत टूटी हुई चारपाई पर लेटा है। उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत कटार निकाली और चिल्लाकर बोली, पथिक या तो अपने चारों लाल रत्न मुझे दे दे वरना मैं अभी तेरा कत्ल कर दूंगी। इसी समय आर्यन को महात्मा की चौथी सीख याद आई। शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ तो नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना। आर्यन ने शांति से कहा, मेरे पास रत्न नहीं है। अगर तू मुझे मारेगी तो तू वैसे ही पछताएगी जैसे बंजारा अपने वफादार कुत्ते को मारकर पछताया था। रचना ने गुस्से में पूछा, कौन बंजारा? क्या बकवास कर रहा है तू? आर्यन ने समझदारी से काम लिया और बंजारे और वफादार कुत्ते की पूरी कहानी सुना दी। कहानी खत्म होने पर आर्यन ने दूसरी कहानी शुरू कर दी। राजा अमर फल और समझदार तोते की कहानी। आर्यन ने इस तरह एक के बाद एक ज्ञान और पछतावे से भरी कहानियां सुनाई। कहानियां कहते कहते सवेरा हो गया। सवेरा होते ही रचना का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने थक कर कहा, आज तो तूने अपनी बातों में उलझाकर जान बचा ली, पर आज रात मेरी छोटी बहन की बारी है। वह तुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। प्रिया को जब पता चला कि आर्यन सही सलामत है तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने ऊपरी तौर पर अपनी बहन को भरोसा दिलाया कि वह आज लाल लेकर ही रहेगी। रात हुई और प्रिया आर्यन के पास आई। उसने कहा, भगवान का शुक्र है कि तुमने अपनी जान बचा ली। आर्यन ने पूछा, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? प्रिया ने पूरी सच्चाई बता दी। हमारी यही रीति है। हमारे पिता और भाई यात्रियों को पकड़ लाते हैं और हम बहनें छल से उनका धन लेकर उन्हें मार डालती हैं। फिर उसने कहा, पर तुम चिंता मत करो, मैं दिल से तुम्हारी हूं। तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। आर्यन ने भी अपने प्रेम को स्वीकार किया और कहा, तुम अपनी बहन जैसी नहीं हो। तुम नेक दिल हो। मुझे भी तुम पहली नजर में पसंद आ गई थी। तुमसे कुछ भी छिपा नहीं है। प्रिया ने कहा, अगर मुझसे कुछ छिपा नहीं है तो वह लाल रत्न कहां है? आर्यन ने कहा, वो चारों लाल रत्न मेरी जांघ के अंदर हैं। अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल लो। प्रिया का प्रेम सच्चा था। उसने कहा, प्यारे, वह रत्न तुम्हें ही मुबारक हो। मुझे तो तुम्हारे दर्शनों की प्यास है और कुछ नहीं चाहिए। आर्यन ने कहा, यह प्यार की बातें सब धरी रह जाएंगी। जब तुम्हारे पिता और भाइयों को पता चलेगा तब हम दोनों की जान को खतरा होगा। प्रिया ने तुरंत उपाय बताया, तुम चिंता मत करो। आज रात सबके सोने के बाद हम यहां से भाग चलेंगे और कहीं दूर जाकर रहेंगे। प्रिया ने भागने की योजना बताई। मेरे पिता के पास 2 ऊंटनियां हैं। एक दिन में 60 कोस चलती है और दूसरी 100 कोस। तुम बड़ी वाली ऊंटनी को खोल लाना। तब तक मैं हमारे लिए कुछ धन बांध कर रखती हूं। आधी रात को आर्यन ऊंटनी को खोलने गया, पर जल्दबाजी और अंधेरे में वह बड़ी के बजाय छोटी ऊंटनी जो 60 कोस चलती थी को ले आया। प्रिया बहुत सारा धन लेकर ऊंटनी पर बैठ गई और दोनों चल दिए। चलते चलते जब ऊंटनी 60 कोस पहुंची तो वह जंगल में रुककर खड़ी हो गई। प्रिया के होश उड़ गए। उसने कहा, अनर्थ हो गया। तुम रात के अंधेरे में छोटी ऊंटनी को ले आए। अब मेरे पिता और भाई जल्दी ही यहां पहुंचेंगे। वे हमें नहीं छोड़ेंगे।
इधर सवेरा होते ही ठग ने देखा कि उसकी बेटी और मुसाफिर दोनों गायब हैं। अस्तबल में जाकर देखा तो छोटी ऊंटनी गायब थी और बड़ी वहीं थी। ठग समझ गया कि वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। वह तुरंत बड़ी ऊंटनी जो 100 कोस चलती थी पर सवार हुआ और तेजी से पीछा करने लगा। थोड़ी ही देर में ठग उस जगह पहुंच गया जहां आर्यन और प्रिया ठहरे थे। आर्यन ने ठग को आता देख घबरा कर कहा, तुम्हारे पिता आ रहे हैं, अब क्या होगा? प्रिया ने हिम्मत दिखाई और कहा, घबराओ मत, जो मैं कहती हूं वह ध्यान से सुनो। तुम तुरंत उस बड़े पेड़ पर चढ़ जाओ। जब मेरे पिता तुम्हें पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ेंगे तो मैं चुपके से बड़ी ऊंटनी को तुम्हारी डाल के नीचे खड़ा कर दूंगी। तुम कूदकर उस पर बैठ जाना। इस प्रकार हम दोनों बचकर निकल जाएंगे। आर्यन तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। ठग भी वहां आ पहुंचा। प्रिया ने नाटक करते हुए कहा, पिताजी, यह दुष्ट मुझे धोखे से भगा लाया, आप इसे छोड़ना नहीं। ठग गुस्से से आग बबूला हो गया। वह आर्यन को पकड़ने के लिए ऊंटनी से उतरा और पेड़ पर चढ़ने लगा। जैसे ही ठग ऊंटनी से उतरा, प्रिया ने मौका देखकर ऊंटनी पर चढ़ गई और उसे आर्यन की डाल के नीचे ले आई। आर्यन तुरंत कूदकर ऊंटनी पर बैठ गया। आर्यन के बैठते ही प्रिया ने ऊंटनी को तेजी से दौड़ा दिया। ठग हाथ मलता रह गया। ठग की बेटी प्रिया और राजकुमार आर्यन कई दिनों तक चलते रहे। बड़ी ऊंटनी के कारण वे बहुत जल्दी एक सुरक्षित गांव में पहुंच गए और वहीं बस गए। आर्यन ने प्रिया के साथ आराम से जीवन बिताया। जब उसके देश निकाले की अवधि पूरी हो गई तो वह प्रिया को लेकर अपने राज्य लौट गया। उसने प्रिया से विवाह किया और दोनों ने प्रेम, विश्वास और आनंद से भरा जीवन व्यतीत किया।